वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। ये वीडियो हमारा अगेन इफ़ स्टेटमेंट्स के ऊपर है, बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दूंगा। सो ये पहला एग्जांपल जिसमें कि मैं बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल ए को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर रहा हूँ 5 में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इफ़ के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट पास किया वो बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेशन है। सो हर ऑपरेटर हमको कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। इस केस में जब मैं ए में ज़ीरो असाइन करूँगा, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है मुझे ए का नया वैल्यू देगा जो कि मेरा ज़ीरो है। सो बेसिकली मेरे बैकग्राउंड में मैंने कंडीशन के अंदर पास बेसिकली किया है ज़ीरो। सो ज़ीरो इज़ अ फॉल्स वैल्यू, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है या फिर जो कोड में बोलूँगा हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ेंगे। एंड आगे हमारा क्या है ना, हम बस बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं ए का वैल्यू, ताकि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेशन के बाद ए का वैल्यू अपडेट हुआ था या फिर नहीं। वेल हुआ था, इसलिए हमारा जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ ज़ीरो आएगा। ओके, अब लेट्स से मैं इसको वन कर देता, देन वन वन सिर्फ नहीं बल्कि मैं अगर उसको कोई भी वैल्यू देता, इन केस अगर मैं सिर्फ ए को ही एज ए कंडीशन पास कर देता, देन फिर भी मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू वैल्यू होता है। यहाँ पे मेरा ट्रू वैल्यू आता एंड मेरा जो अंदर का जो भी कोड है वो प्रिंट हो जाता। बट क्योंकि इस समय मैं इसमें कोई असाइनमेंट ऑपरेशन कर नहीं रहा हूँ, एंड लेट्स से अभी कर देता हूँ। अगर मैं प्रीवियस केस में जब कर नहीं रहा था देन यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट होता, बट अभी क्योंकि मैं उसमें 23 असाइन कर रहा हूँ, देन मेरा हाई के बाद मेरा 23 प्रिंट होगा। बट क्योंकि मैं कुछ स्पेसिंग दे नहीं रहा हूँ देन एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से मैं हाई के बाद एक स्पेस दे देता हूँ कि वी गलती से आ गया। ओके, सो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं एंड यस। अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पे मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर पाता। सो लेट्स से मैं एक रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, हमारा जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर था यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर। सो उसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेट्स से मैं ए को ज़ीरो के साथ कंपेयर करता हूँ, देन होगा क्या बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। वेल हमारा ऑपरेटर को दो ऑपरेंट्स है तो उसको मिल चुके हैं एंड दे आर बेसिकली हमारा 5 जब मैं ए का वैल्यू रिप्लेस करूँगा, उसके बाद ज़ीरो। तो क्या दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं? वेल नो। सो ये हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है हमने फॉल्स है, जिसकी वजह से ये हमारा कोड जो है, इतना सारा कोड, वेल एक ही कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ओके, सो मुझे बेसिकली ये करली ब्रेसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कंपाइलर मेरे लिए खुद प्रोवाइड कर देगा एंड मेरा हाई जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उसके अंदर। सो मेरा इस केस में सिर्फ 5 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली असाइनमेंट कर नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक रिलेशन निकाल रहा हूँ। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, उनको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम उस सिचुएशन में ये होगा हमारे साथ कि हमारा जो पूरा लास्ट कंडीशन होगा उसके बेसिस पे हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम करेगा। सो लेट्स से मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, हमारा एक बी भी ले लेते हैं जिसको कि मैं इनिशियलाइज करता हूँ लेट्स से 10 में, या फिर 7 ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। सो ए को मैं कंपेयर करूँगा मेरे बी के साथ। ओके, ये बी के साथ मेरे लेस देन ऑपरेटर को यूज़ करके एंड देन मैं कॉमा देके लिखूंगा मेरा दूसरा कंडीशन। लेट्स से मैं उसको दूसरे कंडीशन को डायरेक्टली हार्ड कोड कर देता फॉल्स वैल्यू के हिसाब से। सो मेरा यहाँ पे एक कंडीशन है जिसका मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, और यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद एक और कंडीशन लिखा है जो कि बेसिकली एक हार्ड कोडेड फॉल्स वैल्यू है। सो ए लेस देन बी, क्या मेरा 5 लेस देन 7 है? वेल यस। सो इसका जो रिजल्ट आ रहा था मेरा ट्रू आ रहा था। और अगर मैं यहाँ पे मेरा ये इतना जो पार्ट है जो मैं अभी हाईलाइट करके रखा हूँ आपके सामने, अगर मैं उसको नहीं लिखता देन मेरा कोड एज इट इज़ चलता, मेरा जो हाई है वो प्रिंट हो जाता आराम से, उसके बाद मेरा 5 भी प्रिंट हो जाता। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा दे के एक और कंडीशन पास किया एंड अकॉर्डिंग टू आवर रूल कि हमारे लास्ट में, सबसे लास्ट में जो भी कंडीशन होगा उसके बेसिस पे हमारा इफ़ चलेगा। सो यहाँ पे हमारा फॉल्स है, सो हम इसको देखेंगे नहीं एंड हमारा जो हाई है वो प्रिंट नहीं होगा। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे हाई की जगह कुछ ऑपरेशन कर देता ताकि हम और क्लियरली चीज़ों को देख सकें। एंड ऑपरेशन बेसिकली मैं ए में असाइन करता हमारा 20, लेट्स से बी में असाइन करता मैं हमारा 30। ओके, सो इधर आके मैं ए एंड बी के वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता हूँ ताकि मैं डिफरेंस पता लगा सकूँ आराम से। एंड वेल क्योंकि ये फॉल्स है तो हमारा ए एंड बी का वैल्यू रिटर्न तो नहीं, रिटेन होगा एंड 5 एंड 7 हमारा प्रिंट होना चाहिए। देख लेते हैं एंड यस। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर पाता। लेट्स से मैं दो कंडीशंस पास ना करके, लेट्स से
तीन कंडीशंस पास करता। मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखता एंड देन मैं एक और कॉमा प्रोवाइड करके लेट्स से बी प्लस प्लस पास करता। लेट्स से अभी मैं बी के वैल्यू को थोड़ा 10 कर देता हूँ ताकि अच्छे से देख पाएंगे हम चीज़ों को, एंड ज़ीरो को ऐसे ही रहने देते हैं। सो एक चीज़ जो अभी एक और मतलब वन मोर थिंग दैट वी हैव टू नोटिस कि इवन दो हमारा ये जो कंडीशंस इनका ट्रू और फॉल्स उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एट द एंड इसी के ट्रू और फॉल्स नेचर को यानी कि लास्ट कंडीशन के ट्रू और फॉल्स नेचर के बेसिस पे इफ़ कंडीशन को इफ़ कंडीशन बोल रहा हूँ, इफ़ स्टेटमेंट को चलाएंगे। हमारे ये जो पहले के कंडीशंस है ये एग्जीक्यूट ज़रूर होंगे, यानी कि इनका जो रिजल्ट है ट्रू या फिर फॉल्स है वो हम निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। सो इसका मतलब ये है कि हम इनको इवेल्युएट करेंगे। सो प्लस प्लस ए यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो क्या कहता है ना, मेरा जो ए का पहला का वैल्यू था उसको पहले इंक्रीमेंट करना। मैं पहले ए एंड बी के डब्बे बनाता हूँ जल्दी से। ओके, सो ए का जो पहले का वैल्यू पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस करें। उससे यहाँ पे 6 है, 6 हमारा एज ए कंडीशन मैंने पास किया है एंड एनी नॉन जीरो वैल्यू इज़ बेसिकली अ ट्रू वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया। उसके बाद 6 के साथ कॉमा होकर हमारा बी प्लस प्लस है। ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि सबसे पहले मैं बी का पुराना वैल्यू जो कि हमारा 10 है उसको लेके यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। सो अगेन रिप्लेस करते ही मुझे उसको इंक्रीमेंट कर देना 11 में, हो गया। और क्योंकि 10 भी हमारा एक नॉन जीरो वैल्यू है वो भी एक ट्रू वैल्यू हो गया। सो ट्रू वैल्यू, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, हमारा यहाँ पे ज़ीरो है एज इट इज़। सो हम ज़ीरो को लेके हमारे इफ़ जो स्टेटमेंट है उसको चलाएंगे एंड बेसिकली क्योंकि ये ज़ीरो था इतना हमारा जो भी कोड है यहाँ पे वो चलेगा नहीं एंड हम बाहर आएंगे। ओके, एंड जो भी हमारा ए एंड बी के वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कर देंगे। सो ए एंड बी के वैल्यूज़ हमारे अपडेट हुए हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि इवन दो हमारे लास्ट कंडीशन से इफ़ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, हम पहले जो भी कंडीशंस थे उनको भी प्रॉपरली चेक करेंगे। सो इसको रन करके देख लेते हैं एंड यस 6 एंड 11 हमारा आउटपुट आ गया। अब लेट्स से अगर मैं इसको ट्रू कर देता देन हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं। ओके, ए में हम 20 इनपुट कर रहे हैं, वेल टू इनपुट तो नहीं असाइन, एंड बी में हम 30 असाइन कर रहे हैं। सो हमारा अभी हमारा 20 एंड 30 प्रिंट होना चाहिए। इसको देख लेते हैं एक बार एंड यस। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो इस एग्जांपल में बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक नंबर ले हमारे कीबोर्ड से और चेक करें कि वो हमारा एक इवन नंबर है या नहीं। सो इतना तक तो बहुत ही क्लियर होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नंबर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ एक स्टेटमेंट दी जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ कि आप एक नंबर दीजिए। उसके बाद मैं नंबर को इनपुट भी ले रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ तक अपने प्रोग्राम को लिख के अगर रन करूँगा देन कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, इनपुट ले रहा हूँ लेकिन मैं उस इनपुट के साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, वो दिक्कत है। सो लेट्स से मैं 23 लेता। सो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है क्योंकि हमने कोई लॉजिक लिखा नहीं है एंड कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखे हैं। सो हमें अब डिसाइड करना है कि हम कब बोले कि हमारा एक नंबर इवन नंबर है। सो लेट्स से मुझे प्रिंट क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। मुझे प्रिंट करना है कि हमारा जो नंबर है यानी कि %d इज़ एन इवन नंबर। ओके, सो %d को कौन रिप्लेस करेगा, हमारा जो नंबर वेरिएबल है। तो इसको मुझे कब प्रिंट करना ना, जब मैं सक्सेसफुली ये चेक कर पाऊंगा कि मेरा जो नंबर है वो इवन है। सो बेसिकली मुझे एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो मेरा प्रिंटफ है इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये इकलौता स्टेटमेंट है। सो इसको मेरा कंपाइलर दे देगा, बट मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन में क्या देना पड़ेगा। वेल हम सोचते हैं कि एक इवन नंबर की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या है। अ इवन नंबर इज़ बेसिकली समथिंग दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को बेसिकली इवन नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं देन हमारा रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 आता है। तो अगर हम याद करेंगे देन हमारा कौन सा ऑपरेटर था जो कि रिमाइंडर्स के साथ डील करता था डिवीजन के बाद। सो अगर आपको याद होगा देन इट इज़ द मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो हम देखना चाहते हैं कि हमारे नंबर वेरिएबल को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है देन वेल एंड गुड, हम इसको प्रिंट कर देंगे कि ये हमारा इवन नंबर है। अगर नहीं आ रहा है देन प्रिंट नहीं करेंगे। ओके, सो मैं क्या लिखूँगा कि मैं मेरे नंबर वेरिएबल को मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ 2 के साथ यूज़ करूँगा, यानी कि मैं बेसिकली 2 को डिवाइड करके उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिप्लेस करेगा इसके साथ, हमारा रिमाइंडर। सो अगर रिमाइंडर हमारा जो भी आएगा लेट्स से 0 आए या फिर 1 आए, क्योंकि 2 ही रिमाइंडर्स पॉसिबल है। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे देन अगर ऑड हुआ तो फिर 1 आएगा, अगर इवन हुआ तो फिर 0 आएगा, अगर हम सिंपल डिवीजन की बात करें तो। ओके, सो
इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, ज़ीरो के साथ। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर क्यों दिया है। वेल अगर मेरा यहाँ पे इवन नंबर आता है देन वो ज़ीरो होगा। सो मेरा यहाँ पे ज़ीरो बेसिकली इक्वलिटी ऑपरेटर की वजह से मैच हो जाएगी कि यस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट परसेंटेज डी, यानी कि हमारा नंबर इज़ एन इवन नंबर। सो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स भी दे सकता था, बट अगर मैं नॉट इक्वल्स देता देन हमारा ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉल्स हो जाता है, एंड इन दैट केस हमारा जो मतलब नंबर इवन नंबर होने के बावजूद हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को प्रिंट नहीं कर पाते। सो आपको ऑपरेटर्स बहुत सोच समझ के यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपके कोई मिस्टेक्स ना हो। सो लेट्स से हम इसको टेस्ट करते हैं अभी हमारे कोड को। मैं लेट्स से अगेन 23 देता। सो 23 देने की वजह से हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आता है, एंड 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं जीरो के साथ, किस ऑपरेटर के बेसिस पे ना, इक्वालिटी ऑपरेटर के बेसिस पे। तो क्या 1 हमारा जीरो के साथ इक्वल है? वेल नो, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट डिडंट एग्जीक्यूट। अब मैं एक इवन नंबर देता हूँ, लेट्स से एक इवन नंबर देता हूँ, 22 देता हूँ। सो 22 इज़ एन इवन नंबर। जैसे ही मैंने स्कैनएफ में एंटर दबाया, मेरा इफ़ जो स्टेटमेंट है उसमें जीरो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर में आ गया, एंड वो कंपेयर होकर ट्रू हो गया, एंड दैट्स वाई हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ। सो एक बेसिक प्रोग्राम था। आगे और एग्जांपल देखते चलिए। इस एग्जांपल में बेसिकली हम एक सैलरी लेंगे हमारे कीबोर्ड से, और अगर हमारा जो सैलरी है वो 6000 से ज़्यादा हो गया देन हम उससे एक टैक्स ऑफ 5% डिडक्ट करेंगे, और वो हम बेसिक सैलरी पे डिपेंड करके काटेंगे। सो यानी कि जितना भी हमारा बेसिक सैलरी है उसमें से हम 5% टैक्स निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल बेसिक हमारा जो मतलब डिक्लेरेशन एंड स्कैन वाला हिस्सा मैं लिख चुका हूँ। अब हम इफ़ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो मुझे चेक करना है कि मेरा सैलरी 6000 से ज़्यादा है कि नहीं। सो प्लेन एंड सिंपल हमारा इफ़ स्टेटमेंट एक बन जाएगा। मुझे बेसिकली कंपेयर करना है मेरे बेसिक सैलरी वेरिएबल को मेरे जो जो मैंने वैल्यू वहाँ पे सेट किया है 6000, और मैं कंपैरिजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ग्रेटर दैन। एंड वेल एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू, बट हम क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख चुका हूँ देन यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर दे दूंगा। सो अगर इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ट्रू होगा, ओनली देन वी आर गोइंग टू गो डाउन, एंड हम जो भी कोड हमारे यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो कोड बेसिकली क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टैक्स है मैं यहाँ पे डिटरमाइन करूँ कि कितना है, क्योंकि अगर मेरा बेसिक सैलरी 6000 से ज़्यादा होगा ही नहीं देन मैं टैक्स में मतलब टैक्स करके जो मेरा वेरिएबल है मैं उसको इनिशियलाइज ही क्यों करूँ, मैं उसमें कोई वैल्यू डालूँ ही क्यों। बट क्योंकि इस केस में मेरा बेसिक सैलरी अगर 6000 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं टैक्स को एक वैल्यू दूंगा, और वो वैल्यू मैं कैसे डिसाइड करूंगा ना, क्योंकि वो हमारे बेसिक सैलरी पे डिपेंडेंट है। मुझको मतलब एक 5 करके जो हमारा फैक्टर है 5% यानी कि 0.05 मैं वो उसमें मल्टीप्लाई करूँगा। सो हमारा जो भी बेसिक सैलरी हमारा है उसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा हमारा कहाँ गया 0.05 क्योंकि हमारा 5% 5/100 बेसिस पे होता है। सो बेसिक सैलरी पे ये फैक्टर मैं मल्टीप्लाई करने से मुझे पता चल गया कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ मनी मेरे बेसिक सैलरी से काटना है। सो ये वैल्यू हमारा सेट होने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। ओके उसके बाद हम हमारा जो फाइनल सैलरी है, ओके फाइनल सैलरी, मुझे स्पेस नहीं देना चाहिए था, अंडरस्कोर फाइनल सैलरी में मैं कुछ डालूंगा, एंड फाइनल सैलरी में बेसिकली मैं अपने जो बेसिक सैलरी है उसमें से डिडक्ट करूंगा जो भी टैक्स आएगा। सो डिडक्शन करने के बाद इस चीज़ को मैं असाइन कर रहा हूँ फाइनल सैलरी में। उसके बाद लेट्स से मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें। क्या प्रिंट करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा बेसिक सैलरी प्रिंट हो, उसके बाद हम टैक्स दिखाना चाहेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा फाइनल वैल्यू, राइट। सो मैं कुछ 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ। हमारा बेसिक सैलरी जो था वो इतना होगा, कितना ना हमारा परसेंटेज LF, यहाँ पे मैं डबल्स के साथ डील कर रहा हूँ। सो फॉर्मेट फिर से वेरिएबल उस हिसाब से, एंड हमारा बेसिक सैलरी वेरिएबल, उसके बाद टैक्स प्रिंट कर देते हैं। हमारा टैक्स कितना है, सो टैक्स इज़ इक्वल टू हमारा जो भी परसेंटेज LF, एंड उसको मैं टैक्स के साथ इनिशियलाइज कर देता हूँ। लास्ट मेरा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट जिसमें कि मैं फाइनल सैलरी प्रिंट कर दूंगा। फाइनल सैलरी, ओके। बट ये प्रोग्राम में हमारे अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर लेट्स से मेरा जो बेसिक सैलरी है वो 6000 से ज़्यादा होता नहीं, देन टैक्स जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैं ये वैल्यू कभी डालता ही नहीं।
सो टैक्स मेरा बेसिकली अभी अनइनिशियलाइज्ड है एंड मैं यहाँ पे आके फाइनल सैलरी में मेरे बेसिक सैलरी से कुछ माइनस कर रहा हूँ, वो मेरा टैक्स है। सो लेट्स से मेरा टैक्स यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं होता, उसमें वैल्यू नहीं डालता, तो उसमें पहले कौन सा वैल्यू था? वेल पहले उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें गार्बेज वैल्यू था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गार्बेज वैल्यू अगेन कुछ भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी बेसिकली एनीथिंग, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। सो हम क्योंकि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ तो ऐसे माइनस करें। सो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे टैक्स जो वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो में। सो अगर हमारा बेसिक सैलरी जो है 6,000 से ज़्यादा हुआ, देन हम जीरो को हटा के नया वैल्यू डाल देंगे। एंड अगर नहीं हुआ देन हमारा जीरो रिटेन करेगा, यानी कि हम बेसिकली फाइनल सैलरी, मतलब फाइनल सैलरी में जो स्टोर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा बेसिक सैलरी ही है, क्योंकि हम उससे कोई भी टैक्स माइनस नहीं कर रहे हैं। सो अब हमारा प्रोग्राम जो है परफेक्टली चलना चाहिए। उसको रन करके देख लेते हैं। दो केसेस में दिखाऊंगा आपको। पहले केस में लेट से मेरा बेसिक सैलरी जो है मैं उसमें 5,500 फिर कुछ डाल देता हूँ। सो मेरा बेसिक सैलरी एंड फाइनल सैलरी, ओके यहाँ पे मुझे एक बैक स्लैश देना चाहिए था, हर जगह सभी एक लाइन में प्रिंट हो गया। इसको वापस से क्लीन रन कर देते हैं। एंटर बेसिक सैलरी 5,500। ओके देख सकते हैं बेसिक सैलरी मेरा फाइनल सैलरी के साथ पूरा इक्वल है। एंड अगर मैं लेट्स से 6,500 फिर ऐसा कुछ देता, देन आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट उससे कट रहा है। वो टैक्स हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया है। कहाँ से डिटरमाइन हो रहा है ना, लाइन नंबर 12 से। सो फाइनल सैलरी हमारा जो है बेसिक सैलरी से ऑब्वियसली कम आएगा। सो ये एक और एग्जांपल था। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम आगे जाके। ओके सर, इस प्रोग्राम से हम बेसिकली डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारा जो नंबर हम कीबोर्ड से लेंगे क्या वो हमारा ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव नंबर है। सो मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख दिया है। यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा डाउट हो सकता है बच्चों के मन में, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्लियर कर देने से बेटर होगा। यही कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसे रन कर देते हैं कंपाइल करके। सो आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा प्रिंट होना ख़त्म हुआ वहीं से मेरा स्कैनएफ जो है लेना शुरू किया। एंड मैं बेसिकली इसलिए उसको ऐसे रखा हूँ ताकि हमारा जो इनपुट लेने का तरीका वो बहुत सुंदर तरीके से दिखे, यानी कि हम यहीं पे आउटपुट मांग रहे हैं एंड हमारा एट द सेम लाइन हम आउटपुट दे रहे हैं। ये क्योंकि हमारा सिंगल आउटपुट है इसलिए मैंने उसको चाहा कि मैं सिंगल लाइन में दूँ। अगर मैं चाहता तो इसको मल्टी लाइन में भी दे सकता था, यानी कि मैं एंटर ए नंबर बोल के एक नए लाइन क्रिएट करके उधर जाके इनपुट मांगता। सो न्यू लाइन की वजह से मेरा क्या होता है ना, अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दूँ देन न्यू लाइन में जाके मेरा इनपुट मांगना शुरू कर, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंटएफ में बैकस्लैश एन दिया था। सो मेरा इतना प्रिंट होके एक्चुअली बेसिकली खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर एक नया लाइन भी प्रिंट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद नया लाइन प्रिंट करने के बाद बेसिकली क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था वहाँ पे, देन इसलिए मेरा इनपुट जो है कंप्लीटली शुरुआत से ही ले रहा है। अगर मैं कुछ लिख देता, लेट्स से हेलो लिख देता, देन मेरा ओ के एग्जैक्टली बाद मेरा इनपुट लेने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट करता। सो लेट्स से इसको मैं दोबारा कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। एंड तक शायद से मैंने सेव नहीं किया, यस सेव नहीं किया है। सो आप देख सकते हैं एंटर अ नंबर, उसके बाद बैकस्लैश एन की वजह से मैं नए लाइन में गया एंड हेलो जैसे ही प्रिंट हो गया, जहाँ पे मेरा प्रिंट होना खत्म हुआ वहीं से मेरा स्कैन लेना शुरू हुआ है। सो इसी चीज़ का एडवांटेज लेके मैं थोड़ा नीटनेस मेंटेन करने के लिए सेम लाइन में मेरा इनपुट दे रहा हूँ और एक स्पेस दे के। सो होपफुली अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। सो मैं इनपुट ले रहा हूँ लेकिन मैं बेसिकली उसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं -24 या फिर कुछ देता, देन मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ। हम चेकिंग स्टेटमेंट्स डालेंगे, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट्स हमारे। सो सबसे पहले जीरो के लिए चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। हम इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ कर देंगे हमारा। हम इफ़ में लिखेंगे इफ़ नम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन हम प्रिंट कर देंगे हमारा क्या ना, हमारा जो परसेंटेज डी है इज़ ज़ीरो। वेल ज़ीरो बोलना, हाँ परसेंटेज जी इज़ ज़ीरो। सो यहाँ पे हमारा जो नम था उसको प्रिंट कर देंगे हम। उसके बाद क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सो अगर मेरा लेट्स से अगर मैं प्रोग्राम में अभी भी इसको रन करते हैं इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें एक ही चेकिंग से पता चला। अगर मैं यहाँ पे किसी भी और टाइप का नंबर पास करता तो मेरे को आउटपुट मिलता नहीं। अगर मैं ज़ीरो ही पास करता तभी जाके मेरे को प्रिंट होता। शायद मैं इसको सेव नहीं किया हूँ, यस अगेन थोड़ा सेव करना भूल जा रहा हूँ। ओके सो 25 अगर मैं देता तो मेरे को प्रिंट नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ चेकिंग कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं ज़ीरो दूँ ओनली देन मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ ज़ीरो। यानी कि हमारा अगर मैं नंबर लिख दूँ नंबर इज़ ज़ीरो, सो हमें बेसिकली उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसे दिखा रहा है ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो हम
पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए भी कुछ कंडीशंस दे देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव है नंबर नेगेटिव नंबर दे रहे हैं उसके लिए हम कुछ चेकिंग दे नहीं रहे, इसलिए हमारा कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं है। सो एक पॉजिटिव नंबर कैसे चेक करेंगे हमारा, यानी कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं चाहूँगा कि वो हमारे ज़ीरो से ज़्यादा हो। सो ज़ीरो से ज़्यादा होने के लिए मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, यानी कि हमारा जो नंबर है अगर ज़ीरो से ज़्यादा हुआ देन जो प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ़ के इन्फ्लुएंस में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, सो अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है हमारा कोड, मैं नेगेटिव नंबर्स के लिए भी चेकिंग कर देता हूँ। सो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्यों पास कर रहा हूँ, मुझे लिखना है नम अगर हमारा लेस देन 0 हुआ देन मैं प्रिंट करूँगा क्या कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। ओके, सो सभी चीज़ के लिए हमने एक चेकिंग दे दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं बार बार इफ़ लिख रहा हूँ एंड बेसिकली इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं। वेल एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बार बार इफ़ लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक नंबर को मैं 3 बार चेक कर रहा हूँ। यानी कि अगर मेरा लेट्स से अगर मेरा यहाँ पे नंबर 0 चेकिंग होकर ट्रू होके मेरा नंबर इज़ 0 प्रिंट हो जाता, उसके बाद मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेरा बाकी तो मेरा डिसाइड हो गया ना कि वो पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, ज़ीरो का मतलब 0 है। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो इफ़ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं एंड वो चेकिंग करते जाते हैं। सो ये क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम था इसलिए इसकी एफिशिएंसी में कुछ हैम्पर नहीं होता है, बट बड़े बड़े प्रोग्राम्स में एफिशिएंसी को मैटर कर जाएगा। सो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास एल्स इफ लैडर्स है, लेकिन उससे पहले हमको एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। सो वो आगे जाके देखेंगे। लेट अभी हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। अभी हमारा एफिशिएंसी का कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो मुझे एक नंबर मांगा, लेट से मैं 52 देता। सो नंबर इज़ पॉजिटिव मुझे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं एक नेगेटिव नंबर देता, लेट से 12, सो मुझे नंबर इज़ नेगेटिव दिखा रहा है। अगर मैं 0 देता देन क्या दिखाता है, नंबर इज़ 0। सो अब ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो इस एग्जांपल में मैं बेसिकली 2 नंबर्स लूँगा मेरे कीबोर्ड से एंड मैं चेक करूँगा कि क्या हमारे वो 2 नंबर सेम है, एंड अगर सेम नहीं है देन क्या हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ज़्यादा है, फिर हमारा सेकंड नंबर हमारे फर्स्ट नंबर से ज़्यादा है। सो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई करके ले रहा हूँ, जिसमें मैं इनपुट भी ले रहा हूँ एक्स एंड वाई का। आप देख सकते हैं मैं अलग अलग लाइन्स में ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता तो ये सारा चीज़ ना लिख के मैं एक सिंगल लाइन में लिख सकता था। लेट्स से मैं प्रिंट एफ लिखता एंड देन मैं लिखता कि गिव वैल्यूज़ टू एक्स एंड वाई, और फिर क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2 वैल्यूज़ में दे रहा हूँ तो फिर मैं चाहूँगा कि उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेना शुरू करूँ, क्योंकि एक वैल्यू में जब हम सिंगल लाइन में ले लें तो अच्छा लग रहा था, बट मल्टीपल इनपुट्स के लिए नए लाइन में लेना बेटर है। सो स्कैन एफ में अभी मेरा थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा एंड मैं स्कैन एफ में बेसिकली 2 वैल्यूज़ लूँगा एक ही बार में। परसेंटेज मेरा कहाँ गया, परसेंटेज डी, एंड स्पेसिंग देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे रहे तो प्लीज़ देना शुरू कर दीजिए, वरना कुछ अनडिसाइड अनडिजायर्ड एरर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो क्यों उसको अवॉइड ना करें। सो मैं पहले एक्स का एड्रेस दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा वाई का एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं एंटर की दबाऊंगा देन मेरा क्या आ जाना चाहिए, मेरा एक्स का इनपुट हो जाएगा, एंड दूसरी बार जब मैं एंटर की दबाऊंगा कोई वैल्यू देके मेरा वाई का वैल्यू इनपुट हो जाएगा। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। कुछ इफ कंडीशन अभी तक मैंने दिए नहीं है, आप देख सकते हैं गिव वैल्यूज टू एक्स एंड वाई। न्यू लाइन में मेरा इनपुट लेना शुरू करें एंड जब पहला हाईलाइट हो रहा है ये पहला एक्स का वैल्यू मांग रहा है। सो मैं दूंगा लेट से 5 देता, एंड जब मैं एंटर की दबाऊंगा तो ये 5 जाके अभी एक्स के अंदर स्टोर हो चुका है। अब वाई की बारी आ चुकी है। सो वाई का इनपुट भी दे देता है हम, लेट से मैं 6 देता उसमें, वेल 6 नहीं, लेट से 10 देता। सो अब दोनों को इनपुट मिल चुका है, पर हम कुछ कर नहीं रहे। अब चलिए उसके साथ कुछ करते हैं। सो अगेन हमें 3 चीज़ें चेक करनी है। सो 3 इफ स्टेटमेंट्स होंगे। सबसे पहला हमारा चेक करेंगे कि क्या हमारे 2 नंबर सेम है। दूसरी बात चेक करेंगे कि क्या हमारा फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा है, या फिर हमारा जो इसमें और तो देना चाहिए, हाँ और ही दे सकते थे, हाँ। और थर्ड जो चेकिंग है उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा सेकंड क्या हमारे फर्स्ट से बड़ा है क्या। सो 3 इफ़ स्टेटमेंट्स हम देंगे। सबसे पहले हम चेक करें कि दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। सो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई हम प्रिंट कर देंगे क्या ना, वेल मैं परसेंटेज डी दूंगा नहीं, लेट से हमारा एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्रिंट कर देते हैं, प्लेन एंड सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे इफ़ दे के मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा x जो है वो y से बड़ा है वैल्यू वाइज, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के
लिखता हूँ कि मेरा x इज़ ग्रेटर देन y। उसके बाद फाइनल इफ स्टेटमेंट जिसमें मैं चेक करूँगा क्या x छोटा है y से वैल्यू वाइज, सो x इज़ लेस देन y। हाँ, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे देन आपको बहुत हेल्प होगा। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो पढ़ने के ऊपर भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं असाइनमेंट को बहुत बार आपके साथ असाइनमेंट क्लास में इक्वल पढ़ रहा था, बट अगेन अपने आप को करेक्ट करके मैं असाइन के हिसाब से पढ़ा, एंड अभी आप देख सकते हैं कि मेरा इक्वल बोलने का प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। मैं जब भी चीज़ों को देख रहा हूँ मैं असाइनमेंट को असाइन करके ही बोल रहा हूँ। सो ये हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज़ लेसर देन y, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x, जो भी आपकी मर्जी हो। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, कैसे कैसे केसेस में। सो दो वैल्यूज़ मांग रहे हैं मुझे, लेट्स से मैं देता 5 and 10। सो y इज़ ग्रेटर देन x, ऑब्वियसली मेरा जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से ज़्यादा है। दूसरा केस देखते हैं, अगर मैं 5 देता एंड देन मैं -5 देता, सो x ऑब्वियसली हमारा y से बड़ा है, सो x इज़ ग्रेटर देन y। उसके बाद फाइनल केस लेट्स से मैं 2 and 2 देता, सो x इज़ इक्वल टू y। प्रोग्राम एकदम परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। तो अब हम थोड़ा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है क्या? वेल, जब भी हम नेस्टिंग की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को लिख रहे हैं। एंड बेसिकली नेस्टिंग का मतलब ही हो गया कि हम एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट को दूसरे मतलब जब हम एक ही टाइप के स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इफ़ की बात कर रहे हैं, सो एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ़ स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ। लेट्स से मैं ए प्रिंट करता हूँ, ये बस एक चेकिंग के लिए है, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं पहला इफ़ जो है मेरा स्टेटमेंट होगा उसमें मैं हार्ड कोड करके लिख देता हूँ कि मैं इसमें फॉल्स वैल्यू पास करूँगा। ओके, एंड देन इसके अंदर मैं जितने भी चाहे कोड लिख सकता हूँ। एंड बेसिकली मैंने बोला था कि वो कोड जो है उनको मैं स्टेटमेंट्स के हिसाब से बोल सकता हूँ क्योंकि वो सारे सेमीकोलन से मेरे एंड होते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रिंटफ को एक्चुअली कॉपी कर देता हूँ ताकि मेरे को ईजी होगा। ओके, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इसको बी कर देता हूँ कि वी हो गया, बी कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरा इफ़ भी एज ए होल एक स्टेटमेंट है, मैं एक इफ़ स्टेटमेंट को दूसरे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिख सकता हूँ। येस, इट इज़ अलाउड। हम यहाँ पे इफ़ लिख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको भी हार्ड कोड करके ट्रू कर देता। सो अगर क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड कोडेड हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे नीचे जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा, जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सी लिख देता हूँ लेट्स से। उसके बाद बाहर आके एक और सीक्वेंशियल प्रिंटफ दे देते हैं। हमारा ये क्या है, इसको डी कर देते हैं। सो हम अब लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स पास किए हैं, ये एज ए होल मेरा एक स्टेटमेंट है एंड ये एक और स्टेटमेंट है। सो मेरे पास बेसिकली इफ़ यानी कि ये जो पेरेंट इफ़ है इसको पेरेंट इफ़ बोलते हैं। पेरेंट इफ़ में मतलब पेरेंट इफ़ के बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। एक से ज़्यादा मतलब कितने? दो स्टेटमेंट, ये एक एंड ये एक। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आप याद करेंगे मैं बोला था कि आपको काम में आएगा एज मतलब इफ़ को एज ए होल वन स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। सो अभी वही काम है हमारा। सो ये एज ए होल एक स्टेटमेंट है एंड ये एक और स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा यानी कि हमें करली ब्रेसेस अपने आप से देने पड़ेंगे। बट दिस एंटायर थिंग इज अगेन इक्वल टू कितने स्टेटमेंट्स? ना वन स्टेटमेंट। सो इसको मैं अगर रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम तो चलेगा नहीं, मेरा सिर्फ ए एंड डी ही प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे पेरेंट इफ जो है वही मेरा फॉल्स हो रहा है, इसलिए मुझे अंदर कुछ भी देख मतलब एग्जीक्यूट करने का अलाउंस नहीं है। सो मैं बाहर आ जाऊंगा एंड मैं सिर्फ डी प्रिंट करूंगा। सो ए एंड डी यहाँ पे मेरा प्रिंट होना चाहिए एंड मैं उसके बाद पेरेंट इफ के वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि अंदर क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रू होने की वजह से मैं अंदर जा सकता हूँ। अभी जाके मैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है ना, ये प्रिंट इफ। उसके बाद यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है ये चाइल्ड इफ। वेल चाइल्ड तो नहीं बोलेंगे, इसको बेस या फिर नेस्टेड इफ बोल सकते हैं, सबसे बेटर है वो। नेस्टेड इफ का कंडीशन चेक करेंगे, वो हमारा ट्रू है। सो इसके नीचे या फिर इसके इन्फ्लुएंस पे जो भी स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। करली ब्रेसेस है नहीं, कंपाइलर हमें दे रहा है, तो सी प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे ABCD हमारा जो है प्रिंट होगा एंड इट्स मैं इसको फॉल्स कर देता, देन इसके इन्फ्लुएंस में जो भी स्टेटमेंट रहता है वो सिर्फ वही प्रिंट नहीं होगा और हमारा सिर्फ बी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो पेरेंट इफ का पार्ट था। सो ABD मेरा प्रिंट होगा अभी। ओके ओके गाइस, सो ये टाइम है अभी आपका पहले चैलेंज का। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, आपको बेसिकली यहाँ इसका आउटपुट जो है वो प्रेडिक्ट करना है। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी।
ओके, वेलकम बैक गाइस। होपफुली आपने सही से प्रेडिक्ट किया होगा इसका आउटपुट क्या होगा। वेल इसको हम अभी छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक इफ़ है एंड उस इफ़ के अंदर बेसिकली हम एक और, यानी कि उसके अंदर तो नहीं, उसके नीचे मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा है। सो मैं क्या जानता हूँ ना, हमारा जो नेस्टेड इफ़ है, यानी कि ये ऑब्वियसली नेस्टिंग होगा क्योंकि ये इफ़ के अंदर हम जो भी कंडीशंस लिखते हैं, वेल जो भी कोड लिखते हैं, वो एज ए होल हमारा मिलके कितना लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होता है ना, हमारा सिंगल स्टेटमेंट होता है। सो ये यहाँ पे जितना भी ये पूरा चीज़ मिलके हमारा एक स्टेटमेंट बन जाता है। सो अब हम देखना पड़ेगा कि हमारे नेस्टेड इफ़ के नीचे हमने कौन सा कोड लिखा है। वेल एक ही कोड है, printf a। सो ये जो कंपाइलर है हमारा, इस लाइन को एक करली ब्रेस, ओके यहाँ पे गलती कर दी मैंने, हाँ इस लाइन को एक करली ब्रेसेस दे देगा। सो ये एक पार्ट हो चुका है हमारे इस नेस्टेड इफ़ का, एंड ये एज ए होल हमारा एक स्टेटमेंट बन रहा है, यानी कि इस पूरे एक स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर करली ब्रेसेस देगा, किसके लिए ना, हमारे पेरेंट इफ़ के लिए। सो बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा जो है, अगर मैं इंडेंटेशन अभी कर दूँ तो ऐसे दिखेगा, छोटा सा इंडेंटेशन कर देंगे। सो कोड जो है हमारा ऐसे दिखने लगेगा अभी। सो बेसिकली मैंने बस करली ब्रेसेस को हटा देता ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। सो अब हम अगर देखें तो हमारा जो पेरेंट कंडीशन था वो ट्रू हो रहा है, यानी कि हम अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने पे हमें एक और इफ़ मिल रहा है, नेस्टेड इफ़। उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन हार्ड कोडेड एज अ फॉल्स है, यानी कि उसके अंदर जो भी कोड है हम उसको प्रिंट कर नहीं सकते। सो इस इफ़ के हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस इफ़ के डायरेक्टली बाहर कुछ था नहीं, हम डायरेक्टली अभी पेरेंट इफ़ को भी एग्जिट कर रहे हैं। सो डायरेक्टली हम बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हमें सिर्फ बी प्रिंट करना पड़ेगा। सो बी प्रिंट कर देता हूँ मैं, ओके। एंड लेट्स से मैं वापस इसको काट देता हूँ, मैं करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ओके। अब लेट्स से मैं वैल्यूज़ इंटरचेंज कर देता, तो क्या होता। वेल अगेन मैं चाहूँगा कि आप खुद प्रेडिक्ट करिए कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, ओके। वेलकम बैक गाइस। सो इवन दो मेरा ये ट्रू है और मेरा ये प्रिंट हो जाना चाहिए, पहले हम देखते हैं कि ये जो इफ़ स्टेटमेंट है हमारा एज ए होल, एक स्टेटमेंट, ये किसके अंदर है। वेल ये एक और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है जो कि हमारा पेरेंट इफ़ है। एंड अगर हमारा पेरेंट इफ़ का कंडीशन ही हमारा ट्रू नहीं होगा, देन हम कभी भी उसके अंदर आ नहीं पाएंगे। एंड क्योंकि पेरेंट इफ़ के बॉडी के अंदर हमारा जो ये स्टेटमेंट अभी मैंने हाईलाइट करके रखा है ब्लू में, वो हमारा कंटेंट है। सो इसका कंडीशन सबसे पहले मैटर करता है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया देन हम कभी भी इस पूरे चीज़ को कभी एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं। इसलिए हमारा ए अगेन प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ बी प्रिंट होगा, ओके। सो दोनों का 1 होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ए एंड बी को प्रिंट कर सकूं, ओके। यहाँ पे मेरा कमांड गलत लिख दिया मैंने, बैकस्लैश नहीं देना था, ओके। ये एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने लाया है कि बेसिकली अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एक नंबर जो है वो नेगेटिव है, देन हम उसको पॉजिटिव करेंगे। सो नंबर मैंने इनपुट ले लिया है यहाँ पे, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कंपेयर करूँ जीरो के साथ। कौन सा कंपेरिजन ना मैं चेक करूँ, क्या एक नेगेटिव नंबर है। सो इफ़ मेरा नम जो है वो लेस देन ज़ीरो है, देन मैं क्या करूँगा अंदर जाके, वेल मैं उसको पॉजिटिव करना चाहिए। सो पॉजिटिव करेंगे कैसे, यानी कि अगर मैं उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, मैं उसका जो नेगेटिव साइन है मैं उसको हटाना चाहता हूँ। सो बेसिकली जो नंबर है मेरा, उसका जो वैल्यू है, वेल नंबर का जो डब्बा मैं बनाऊंगा अभी, उसमें जो भी वैल्यू होगा, लेट्स से अगर मैं -23 देता, ये माइनस वाला हिस्सा हट जाता। तो ऐसा कोई पॉसिबल वे नहीं हमारा कि हम सिंबल्स को हटा सके, बट हम एक काम कर सकते हैं, हम इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो -23 का पॉजिटिव पार्ट क्या है, हमारा 23 है। सो मैं एक काम करता हूँ, नंबर में यूनरी ऑपरेटर माइनस, आपको याद होगा वो बेसिकली क्या करता है ना, हमारा अगर मैं यूनरी ऑपरेटर माइनस के बारे में पढ़ाया नहीं, देन अभी पढ़ा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बेसिकली मैं नंबर को अपडेट करना चाहता हूँ। सो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। वेल किस चीज़ से अपडेट करना चाहता हूँ ना, मेरा अगर वो मतलब जो भी इसमें वैल्यू है, ओके, उसको मैं निगेट कर दूंगा, निगेट करके वापस से मैं स्टोर कर दूंगा मेरे नंबर के अंदर। सो इसको पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। वेल बहुत ही सिंपल, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम। सो मैं बेसिकली एल वैल्यू लिया हूँ, मेरा नंबर करके जो वेरिएबल है नम, उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ एक आर वैल्यू। सर आर वैल्यू हमारा इवेल्युएट होता है। माइनस जो है ये एक ऑपरेटर, ये एक सिंबल नहीं, ये एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है ना, हमारा अगर वैल्यू जो है जो भी मैं यहाँ पे पास करूँगा, जो भी वैल्यू होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको वो
पॉजिटिव कर देगा। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है ना, मैं ब्रैकेट्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं वैल्यू को सेपरेटली दिखा सकूँ। सो नंबर के अंदर हमारा अभी करेंटली क्या कंटेंट है, -23। सो अगर आप मैथमेटिक्स में भी देखेंगे देन हमारा जो माइनस सिंबल है अगर किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू लॉजिक हमारे सी प्रोग्राम का ये जो ऑपरेटर है ये माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है। सो हमारा जो अभी इसका रिजल्ट आएगा ये बेसिकली हमारा 23 पॉजिटिव 23 है। सो हम पॉजिटिव 23 को स्टोर कर रहे हैं नम के अंदर। सो वैल्यू जो है हमारा अपडेट हो रहा है। सो अगर आप बोलेंगे कि मैं -23 का सिर्फ माइनस को हटा दूंगा ऐसे करके, वेल ऐसा होता नहीं है, आपको वैल्यूज़ अपडेट करने पड़ेंगे, हमेशा याद रखिए। सो होपफुली ये क्लियर था। हम बस नंबर के पॉजिटिव हिस्से को वापस से नंबर के अंदर स्टोर करें ताकि हम उसके वैल्यू को पॉजिटिव कर सकें। बट ये हम कब कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव है। अगर मेरा नंबर पॉजिटिव होता देन मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं। सो ये करने के बाद अगर मैं लेट से प्रिंट कर देता हमारे सिंपली नंबर को %d देके, नम जो हमारा वेरिएबल था, एंड मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं एक और बार यहाँ पे भी दिखा दूँ, मेरा प्रिंट एफ करके मैं यहाँ पे भी एक बार %d दिखा दूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके। एंड मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये ऐसे लिखे थोड़ा, इनिशियली नंबर वाज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ, इनिशियली नंबर वाज इक्वल टू ये, उसके बाद फाइनली इट इज़ इक्वल टू %d। सो बैकस्लैश n यूज़ कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं कोड को। ओके, एक सेमीकोलन का पे मैंने मिस किया है, कहाँ पे, कि यहाँ पे, अरे क्लियर स्क्रीन। ओके, एंटर अ नंबर, लेट्स से मैं पॉजिटिव नंबर देता, लेट्स से 23 देता, देन इनिशियली नंबर वॉज 23 एंड फाइनली भी मेरा नंबर 23 है। क्योंकि मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स से मैं एक नेगेटिव नंबर देता, लेट्स से मैं -85 करके कुछ एक देता, देन फाइनली जो मेरा नंबर है वो पॉजिटिव होकर स्टोर होता है। आप देख सकते हैं कि मैं उसके पॉजिटिव पार्ट को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके वैल्यू को चेंज करके उसको प्रिंट कर रहा हूँ। सो दोनों में डिफरेंस, अगर मैं चाहता देन इस कोड को मैं एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं इसको कमेंट आउट कर देता एंड मैं सिंपली यहाँ पे माइनस ऑपरेटर को यूज़ कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा मुझे, देख लेते हैं, फिर से कंपाइल करके रन करूँगा इसको, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। लेट्स से मैं -85 देता मुझे बस, लेकिन फ़र्क क्या है आप देख सकते हैं, अगेन सेम टू सेम मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि इनिशियली नंबर वाज 85, फाइनली इट इज़, बट मैंने जो प्रिंट में लिखा है वो गलत है। मेरा इनिशियली भी मेरा नंबर -85 था एंड फाइनली भी मेरा नंबर -85 ही है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट के टाइम बस उसका पॉजिटिव वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ माइनस ऑपरेटर के थ्रू। मैं उसके पॉजिटिव वाले हिस्से को उसके अंदर अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको अपडेट करने के लिए बोलेगा आप उसको स्टोर करेंगे। अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है देन हम प्रिंट पर्पजेस के लिए बिना स्टोर करके सिर्फ ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली मैं कोड को रन कर देता हूँ, -85 अगर मैं दूंगा देन मेरा ओके यहाँ पे शायद से कुछ गलत लिखा है एंड यस मैं यहाँ पे ये चीज़ को हटाना भूल गया, इसलिए मुझे वापस से उसका नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। सो -85 हमारा सही से काम कर रहा है एंड पॉजिटिव नंबर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से 8 देता, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो कोड हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है एंड बेसिकली अभी मैं क्विकली आपको लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो लास्ट एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बेसिकली हम इसमें चेक करें कि हमारा जो नंबर है क्या वो एक 2 डिजिट नंबर है। सो कैसे चेक करें, मैं पिछले कोड का थोड़ा सा रिटेन किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील करूँ, यानी कि अगर मैं यूज़र जो है नेगेटिव नंबर देगा भी मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बाकी के जितने भी चेकिंग है उसको कैरी आउट करूँगा। सो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा नंबर एक 1 डिजिट नंबर नहीं है। ओके, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्या हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 9 से बड़ा है। 9 से बड़ा क्यों बोला, क्योंकि 9 के बाद हमारा 10 आता है एंड 10 इज़ द बिगिनिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो नम है वो 9 से बड़ा है तो वैल्यू वाइज। सो अगर वो 9 से ज़्यादा है देन हम अभी अंदर आएंगे एंड दूसरा चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है वो 100 से कम है। एंड 100 से कम में क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 99 जो है नंबर वो हमारा फाइनल 2 डिजिट वैल्यू है। उसके बाद जब मैं 100 लिखूंगा देन 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। सो मैं फाइनली चेक करूँगा कि क्या हमारा जो नंबर है वो 100 से कम है। ओके,
तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैं एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर को चेक कर रहा हूँ। इन दोनों इफ स्टेटमेंट्स के लिखने की वजह से अभी मैं पर्टिकुलर एक रेंज में चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो नंबर है वो 9 से ज़्यादा है एंड 100 से कम है, यानी कि 10 या फिर 10 से लेके 99 तक मैं नंबर्स को कंसिडर करूँगा। तो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो अगर वो टाइप का कोई भी मेरे को इनपुट मिलता है, कोई भी अगर 2 डिजिट इनपुट मिलता है, देन मैं प्रिंट कर दूंगा कि इट इज़ अ 2 डिजिट, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइपो हो गया, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इसको थोड़ा रीफ्रेम करके भी आपको दिखा सकता हूँ, बट पहले इसको ही रन करके देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं सबसे पहले देता नंबर जो है मेरा, अगर मैं इनिशियल कंडीशन को ही फॉल्स कर देता, ओके, लेट्स से मैं 2 देता। सो 2 क्या है हमारा, 2 क्या 9 से बड़ा है? वेल नो, 2 हमारा 9 से छोटा है। इसका मतलब ये जो पेरेंट इफ़ है इसी का कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए बेसिकली हमारे अंदर जो भी, यानी कि पेरेंट इफ़ के अंदर जो भी कोड में लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली मेरा बाहर आ जाएगा। एंड क्योंकि वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, उसके बाहर कुछ प्रिंट है नहीं, सो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स से मैं 9 से बड़ा नंबर देता, बट मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर देता। बहुत ही बड़ा का मतलब क्या है? लेट्स से मैं 5000 देता। सो 5000 जो है वो 9 से बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन जब हम सेकेंड इफ स्टेटमेंट देखें तो हमारा वो 100 से कम नहीं है। ओके, सो जब मैं इसको भी एंटर की दबाऊंगा, देन मेरा फिर भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसके फॉल्स होने की वजह से, क्योंकि ये जो प्रिंट है अल्टीमेटली मेरे सेकेंड यानी कि नेस्टेड इफ के इन्फ्लुएंस में है, इसके फॉल्स होने की वजह से ये प्रिंट नहीं होगा। सो हम एक ऐसा वैल्यू देंगे जो कि हमारा 9 से ज़्यादा है एंड 100 से कम है, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर। ओके, 10 से लेके 99 के अंदर मैं कुछ भी पास करना चाहूँगा। लेट्स से मैं 75 मेरा पास करता, तो एक 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले कंडीशन क्या है? 9 से ज़्यादा है, पास कर गया। उसके बाद हम क्या चेक करें? 100 से कम है, यस 100 से भी कम है। सो अब हम प्रिंट करेंगे क्या कि हमारा ये एक 2 डिजिट नंबर है। नाइस। सो अब मैं इसको रिफ्रेम भी कर सकता था, मेरे को बेसिकली एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता था। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं? वेल, हम इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। वेल, अगर बेसिकली आप अगर याद करेंगे तो कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने आपको ये टाइप का एक इफ़ स्टेटमेंट दिखाया था। यहाँ पे मैं इफ़ 0 करके लिखा था एंड यहाँ पे फिर एक और इफ़ करके लिखा था, एंड लेट्स से मैं उसको 1 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर रहा था, प्रिंट वाले हिस्से को मैं लेट्स से एम्प्टी रखता हूँ, तो ए लिख देता हूँ। सो ये जो हमारा ए है ये कब एग्जीक्यूट हो रहा था? वेल, जब मेरे दोनों यानी कि पेरेंट एंड नेस्ट दोनों के कंडीशंस ट्रू हो रहे थे। सो आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रही है? वेल, हम कौन सा लॉजिक गेट देखे जो कि इस टाइप का बिहेवियर दिखाता है हमें? दोनों ट्रू होने से ही हमारा जो कंडीशन है या फिर जो हमारा स्टेटमेंट है या फिर जो हमारा ऑपरेशन है हम उसको कैरी आउट करते हैं। और अगर उनमें से कोई भी एक पेरेंट हो या फिर नेस्ट हो, उसमें से कोई भी एक अगर हमारा फॉल्स हो जाता है, देन हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो इस टाइप का बिहेवियर दिखाता है। यानी कि मैं ये कंडीशन को, वेल बेसिकली मैं इसको थोड़ा ऐसे काट देता हूँ, ये कंडीशन को मैं मेरे पेरेंट के अंदर ही इंटीग्रेट कर सकता था। कैसे ना? मैं 2 केसेस को मेरे लॉजिकल एंड में पास करता एंड यहाँ पे मैं लिखता नंबर इज़ लेस देन 100। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर जब 9 से ज़्यादा होगा एंड मेरा नंबर जो है वो 100 से कम होगा, तभी जाके मेरा ये प्रिंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, देन वेल मेरा जो केस है वो प्रिंट नहीं होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी हमें अभी, क्योंकि लॉजिकल एंड हमारा बेसिकली टाइप चेकिंग नहीं करता है। सो आपको केयरफुली जो कंडीशन है वो पास करना पड़ेगा। टाइप चेकिंग मैं बोल दिया, एक्चुअली सॉरी, टाइप चेकिंग नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है। सो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? अगर हमारा ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, देन हम इस कंडीशन को चेक करेंगे नहीं, लॉजिकल एंड का, अगर आप याद करेंगे। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पे वेल अरेंज करके दिया। सो मैं यहाँ पे बेसिकली कोई भी अगर नंबर टाइप करूँगा, देन मेरा अनलेस एंड अनटिल वो मेरा 2 डिजिट नंबर वो प्रिंट नहीं होगा। नहीं, लेट्स से मैं 7 देता हूँ, देन मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। लेट्स से मैं 898 देता हूँ, तब भी मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं दूंगा मेरा 85, देन वो प्रिंट होगा। अब लेट्स से, क्योंकि मैं दोनों रिलेशंस को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं इनके पोजीशंस को इंटरचेंज कर देता। सो क्या होता देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 100 लिख देता एंड यहाँ पे लिखता ग्रेटर देन 9। वेल, आपको फ़र्क कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब फ़र्क कुछ पता नहीं चल रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, देन हम देखते हैं कि बेसिकली लॉजिकल एंड के साथ हो क्या रहा है यहाँ पे। वेल, अगर हमारा पहले हम क्या चेक करें कि नंबर जो है हमारा 100 से कम होगा,
ओके, सो अगर मेरा नंबर 100 से कम है तो लेट्स से मैं एक नंबर देता हूँ, कौन सा देते हैं, 85 कंसिडर करते हैं। ओके नहीं, 85 कंसिडर नहीं करेंगे हम, लेट्स से 8 देते हैं। सो 8 हमारा 100 से कम है। ओके, तो ये कंडीशन जो हमारा है ये ट्रू हो गया। उसके बाद नंबर जो है 9 से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो 8 क्या हमारा 9 से बड़ा है? वेल नो। सो इस केस में हम नोटिस कर सकते हैं कि इवन दो हम इन चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल मैं एक्चुअली थोड़ा सा डाउटफुल में था कि हमारा किसी एक केस में ज़ीरो अगर हो जाएगा देन हम उसको चेक नहीं करेंगे, बट लकीली ऐसा हो नहीं रहा है। हमारा लॉजिकल एंड परफेक्टली काम कर रहा है, उसका शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। सो इस केस में भी हमारा आउटपुट एकदम परफेक्टली आएगा। लेट्स से मैं एक 7 पास करता हूँ तो मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है कुछ भी, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। लेट्स से मैं 100 पास कर रहा हूँ देन कभी प्रिंट नहीं होगा। लेट्स से मैं 99 पास कर रहा हूँ देन मेरा प्रिंट हो रहा है 2 डिजिट नंबर। सो मुझे बस एक डर था जो कि अभी मैं रीचेकिंग करने से मुझे कंफर्म हो गया। मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि अगर ये फॉल्स हो गया देन मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट्स बेसिकली व्हाट वी वांट। अगर हमारा नंबर जो है 100 से ज़्यादा हो जाएगा देन वो कभी भी हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ग्रेटर देन 9 यहाँ पे लिखता एंड यहाँ पे लेस देन 100 लिखता, देन यहाँ पे भी अगर हमारा नंबर 9 से कम है देन वो कभी भी एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। सो लॉजिकल एंड यहाँ पे परफेक्टली हमारा फिट करता है एंड वो नेस्टेड इफ़ का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट साबित होता है। सो हमेशा जब भी आप रिप्लेस करेंगे किसी भी चीज़ को एक ऑपरेटर के साथ, ये चेक करिए कि उसका जो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली उसके जैसा हो रहा है या फिर नहीं। ओके, आखिरी चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है बेसिकली आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या मैथमेटिक्स में। बेसिकली हम रेंजेस को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में है, बट क्या ये हमारे सी प्रोग्राम में वैलिड है? वेल अगर हम वैलिड के बात करें देन ये परफेक्टली हमारा वैलिड है, हम ऐसा लिख सकते हैं चीज़ों को, बट हमारा जो कंपाइलर यानी कि हमारे जो ऑपरेटर्स है वो रेंज के हिसाब से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा रेंज जो है वो 9 एंड 100 के बीच में चेक नहीं हो रहा है हमारा। हम देख सकते हैं ये एक चेन रिलेशनल ऑपरेटर है। मैं बेसिकली जब आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था मैंने आपको चेन रिलेशन स्टेटमेंट्स दिखाए थे मैंने आपको, जबकि हम जहाँ पे कि हम एक ही टाइप के ऑपरेटर्स को एक लाइन में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली होगा क्या ना, हमारा ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। सो हम सबसे पहले इस रिलेशन को देख रहे हैं एंड यहाँ पे रिलेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि हम चेक करें कि नंबर जो है हमारा 9 से बड़ा है क्या। सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फिर फॉल्स में आता है हमेशा। सो ट्रू एंड फॉल्स इज बेसिकली 1 एंड 0। सो लेट्स से मैं एक 9 से बड़ा नंबर देता, लेट्स से मैं देता 500। सो 500 ऑब्वियसली मेरा 9 से बड़ा है, यानी कि मेरा यहाँ पे ट्रू आता है। ट्रू मतलब 1। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी 1 को 100 के साथ, दैट इज़ द डिफरेंस। एंड 1 क्योंकि मेरा छोटा आ रहा है 100 के साथ, देन ये जो मेरा केस है ये ट्रू हो जा रहा है। और मेरा हाँ, इवन तो मेरा नंबर 500 है, मैं यहाँ पे प्रिंट करने जाऊँगा उसको क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है। आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले हम गलती देखते हैं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। लेट्स से मैं मारता 500। सो आप देख सकते हैं कि 500 को मेरा ये 2 डिजिट नंबर के हिसाब से प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेंज चेकिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा ऑपरेटर्स का बिहेवियर जो है वो प्रेसिडेंस के हिसाब से हो रहा है। एंड प्रेसिडेंस वाइज तो बोल नहीं सकते, एसोसिएटिविटी बोलना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। सो उस चीज़ की वजह से हमारा जो यहाँ पे है प्रॉब्लम आता है। सो आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। ये जो बेसिकली है इसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट था हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपको हमेशा यूज़ करने पड़ेंगे रेंज चेकिंग के लिए। आप ऐसे रेंजेस को पास कर नहीं सकते, वेल कर सकते हैं बट आप देख सकते हैं कि आपको जो आउटपुट है वो डिजायर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, सो इस गाइस मतलब इस वीडियो में बेसिकली हमारे इफ़ स्टेटमेंट के हमने सारे केसेस को देख लिया है एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में जाके एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।